हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की हमारी वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो लगभग आपको 10 से 20 मार्क्स तक एग्जाम पेपर में दिला सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बफर्स के बारे में, जिसको हम बफर सॉल्यूशन नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी एक वन वीडियो कंप्लीट वीडियो है, जिसमें हम कंप्लीट बफर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे लगभग 6-7 टॉपिक आने वाले हैं। और इसमें से 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली 10 मार्क्स में आते हैं। जैसे हमारा बफर इक्वेशन हो गया, जो काफ़ी बार एग्जाम में आता है लॉन्ग में। और हमारा एक बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी दिया हुआ है और इसमें भी है। और ये काफी बार मतलब दोनों में ही लॉन्ग में आपका 10 मार्क्स में या फिर 7 या 5 मार्क्स में काफी बार मतलब रैंडमली आता ही रहता है। और इसके अलावा हम बात करें कुछ टॉपिक, जैसे हमारा बफर्स क्या है, बफर्स के टाइप्स के बारे में, बफर कैपेसिटी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 2 मार्क्स में बहुत बार आए हुए हैं। फिर बफर्स का फार्मास्यूटिकल सिस्टम, यानी कि हमारे सिस्टम में क्या रोल है और बफर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है और अपनी नोटबुक पेन ले लो, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैं रफ बताने वाला हूँ, जो शायद आपको फेयर नोट्स में ना मिले। बाकी अगर कोई भी डाउट्स होगा वीडियो के लास्ट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हमारे ये चल रही थी यूनिट 2 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और उसमें 3 चैप्टर थे। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। अब चैप्टर 1 का पहले लेक्चर में हमने एसिड बेस के बारे में, इसकी थ्योरीज के बारे में बात की थी, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। और आज इस वीडियो में हम इस बफर्स को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा पार्ट कवर करने वाले हैं। वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी लेंदी, लेकिन हम इसका आपको टाइम स्टैम्प डाल देंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आप डायरेक्टली बात करते हैं हम अपने बफर्स के बारे में, या बोले तो बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, सिंपली बफर सॉल्यूशन एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे वो सॉल्यूशन होते हैं जो हमारे किसी भी सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी जो हमारी प्रिपरेशन है, जैसे हमारा सिरप हो गया या कोई भी दवा हो गई, उसके पीएच को चेंज होने से ये हमारे रोकते हैं। यानी कि दीज आर दो सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, यानी कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसके पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। अब ये पीएच का फंडा क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक सिरप ले लिया और इस सिरप का पीएच हमारा 5 है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी रीजन से इस सिरप का जो पीएच है वो 5 से 4, 3, 2 हो जाता है, तो वो हमारा एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। और अगर पीएच हमारा इसका कम हो जाता है, तो अगर हम उस टाइम पर इस सिरप को पिएंगे तो वो हो सकता है हमारे पेट में जलन करे, एसिडिटी करे, और हमको उतना अच्छा इफेक्ट भी ना दे, यानी कि हमको इरिटेशन कॉज कर सकता है। और अगर किसी रीजन से हमारा पीएच बढ़ जाता है, यानी कि 6, 7, 8 हो जाता है, तब भी ये जो सिरप होगा वो हमारे में क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा, हमको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, और हो सकता है अपना इफेक्ट, जो इसका अच्छा इफेक्ट मैक्सिमम, वो इफेक्ट होना करे। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा पीएच है वो किसी भी प्रिपरेशन का होना, यानी कि फिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे उस सिरप का एक ऑप्टिमम इफेक्ट रहता है। यानी कि अगर इस सिरप का पीएच 5 रखा गया तो किसी रीजन से रखा गया होगा जिससे ये सिरप अपना अच्छा इफेक्ट दिखाए। तो अगर किसी रीजन से ये पीएच हमारा कम ज़्यादा होता है तो हमको नुकसान हो सकता है। तो उसी पीएच को स्टेबल यानी कि कॉन्स्टेंट रखने के लिए हमारे आते हैं बफर सॉल्यूशन, जो एक्चुअल में क्या करते हैं कि अगर इस सॉल्यूशन में हम मिला दें तो ये इसकी पीएच को, सिरप की पीएच को मेंटेन करके रखेंगे, कॉन्स्टेंट करके रखेंगे, ना इसकी पीएच को बढ़ने देंगे ना ही कम होने देंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसकी पीएच बदल क्यों रही है, यानी कि हमने सिरप बनाया तो हमने 5 बनाया, फिर इसकी पीएच आकर बदल क्यों रही है। तो एग्जांपल समझो, मान लो आपने सिरप पिया, ठीक है। अब सिरप का ऐसा तो नहीं है आपने ढक्कन खोला और आपने 2 ढक्कन निकाले और आपने वो पी लिया। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में आप सारा सिरप खत्म कर देते हो। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जान लो आपने यहाँ पे ढक्कन खोला, तो आपको बताया कि पूरे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है, ठीक है, और हमारा वाटर भी है। और अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो ये बनाते हैं H2CO3, यानी कि कार्बनिक एसिड। अब ये हमारा क्या होता है, एक एसिड होता है। और अगर ये हमारा एसिड है तो भाई आपको पता है एनवायरनमेंट में फैला है, तो ये हमारा पूरे एनवायरनमेंट इस तरह से फैल रहा है। और अगर हमने ढक्कन खोला तो ये हमारे इसके अंदर जा सकता है, और जब ये इसके अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके पीएच को डाउन करेगा। और अगर इसका पीएच डाउन हो गया तो वही प्रॉब्लम होगी कि हमको इरिटेशन होगी और अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो उस चक्कर में क्या होगा कि जो हमारा बफर होगा वो एक्चुअल में क्या करेगा कि वो इस जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट का एसिडिक जो एसिड आ रहा है उसके साथ खुद रिएक्शन कर देगा, और जो हमारा सिरप है इसके पीएच को मेंटेन करेगा, यानी कि इसके पीएच को बढ़ने नहीं देगा। तो एक्चुअल में ये हमारा काम होता है बफर का, यानी कि जो बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी हमारा एसिड या फिर कोई बेस आता है तो उसको ये क्या करता है, खुद उसके साथ मतलब रिएक्शन करके और हमारे सिरप के पीएच को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, जिससे सिरप हमारा खराब ना हो और हमारा सिरप लंबे टाइम तक हमको अच्छा इफेक्ट देता रहे। तो यही हमारे यहाँ पूरी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये हमारे वो सॉल्यूशन है जो हमारे मतलब कोई भी प्रिपरेशन के पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। और अगर उसमें कहीं भी बाहर से या कैसे भी हमारा अगर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड भी हो जाता है, तब भी ये हमारे उसके पीएच को मेंटेन रखते हैं, उसके पीएच को ऊपर या नीचे नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा हो गया अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पर वही मैंने आपके लिए बना दिया, जैसे आप समझ जाओ कि बफर में जब मिला देते हैं तो इस सॉल्यूशन के पीएच को ये चेंज होने से रोकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, यानी कि बफर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। पहला क्या है, इट हैज रिजर्व एसिडिटी और एल्कलिनिटी दस अ डेफिनेट पीएच। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा बफर है तो बफर आखिर इनको रोक क्यों रहा है,
ऐसे रोकता है कि जो हमारा बफर है ना, उनके पास पहले से कुछ एसिडिटी और कुछ एल्कलिनिटी रिजर्व में होती है। रिजर्व मतलब क्या है, इनके पास पहले से कुछ ऐसे, मतलब जो मैं आपको जब बफर एक्शन समझाऊंगा ना, बफर के टाइप, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि इनके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये जो बाहर के एसिड हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं और इस पीएच को मेंटेन करते हैं, यानी कि इनको चेंज होने से रोकते हैं। ये इनकी एक खासियत है, यानी कि इनकी क्या है, खूबी है, प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा क्या है, इट डज नॉट चेंज पीएच इवन इट स्टोर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर लंबे टाइम तक भी हम इस बफर को कहीं रख देते हैं, ये खुद का पीएच हमारे चेंज नहीं करते हैं, यानी कि इनका खुद का भी तो कुछ पीएच होगा ना, उसको ये चेंज नहीं रखते हैं। इवन अगर ये मतलब डाइल्यूट कर देता है, मान लो इसमें थोड़ा सा पानी मिला के हम ऐड कर देते हैं, तब भी ये हमारे क्या अपनी पीएच को चेंज नहीं करते हैं। और ऐसा इसलिए जरूरी है कि मान लो हमारा सिरप तो ज़्यादा होगा, तो हमने इसमें बफर डाला, अब मान लो बफर जब इसमें मिलाया तो बफर पूरे सॉल्यूशन में मिल गया, और पूरे में मिलने के बाद हो सकता है कि बफर का पीएच चेंज हो जाए। तो इसीलिए बफर हमारे कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं कि अगर इसको हम इसमें मिला दें तो बफर का पीएच चेंज नहीं होगा, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, और साथ में वो हमारे सिरप के पीएच को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हमारी खासियत होती है कुछ प्रॉपर्टीज बफर के बारे में, जो आपने यहाँ पढ़ ली होगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बफर के बारे में। तो टाइप्स को तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको अब तक बफर के बारे में समझ आ गया हो तो आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में बफर की डेफिनेशन लिख के बतानी है। देखते हैं कितने लोग इसको समझ आ गया, एक्चुअल में आ भी रहा है नहीं आ रहा है। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना सर, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर हो सके। तो बफर एक्चुअल में हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है एसिडिक बफर और एक हमारा होता है बेसिक बफर। बहुत ही सिंपल है, यानी कि ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे किसी भी सॉल्यूशन या कोई सिरप या प्रिपरेशन के अंदर डाले जाते हैं। तो अगर वो प्रिपरेशन हमारी एसिडिक है, एसिडिक बेसिक हमारा किस पे डिफाइन करता है, हमारी पीएच वैल्यू पे डिफाइन करता है। अब पीएच वैल्यू में एक हमारी कांस्टेंट होती है 7, और 7 से नीचे जितने भी पीएच हैं वो हमारे होते हैं एसिड, और 7 से ऊपर जितने भी पीएच है वो हमारे होते हैं बेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सिरप का पीएच हमारा 5 था, तो 7 से नीचे था, तो ये हमारा क्या एक एसिडिक सॉल्यूशन है। तो जो भी बफर हमारे एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर मिलाए जाते हैं वो हमारे होते हैं एसिडिक बफर, और जो भी बफर्स हमारे बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिलाए जाते हैं तो वो होते हैं हमारे बेसिक बफर। एग्जांपल मान लो कि अगर इसका पीएच हमारा कितना होता, 8 या 9 होता, तो उस टाइम पर जो इसके अंदर हम बफर का यूज करते हैं वो बफर हमारा कौन सा होता, बेसिक बफर। बहुत ही सिंपल है, अगर जो बफर हमने एसिडिक सॉल्यूशन में मिला दिया वो हमारे एसिडिक बफर है, और जो बफर हम बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं वो हमारे बेसिक बफर्स हैं। अब ये बनाए कैसे जाते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, और ये काम कैसे करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड इनका जो मतलब एक्शन है, यानी कि बफर एक्चुअल में हमारे सॉल्यूशन में काम कैसे कर रहे हैं। तो बफर हमारे दो तरह के एसिडिक बेसिक है, दोनों ही हमारे कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जो एसिडिक बफर है उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा मिक्सचर होता है दो सब्सटेंस का। एक सब्सटेंस हमारे इसमें होता है बीक एसिड, और एक हमारा होता है बीक एसिड का साल्ट होता है। एग्जांपल मान लो जैसे हमारा हमने बीक एसिड में ले लिया एसिडिक एसिड है, ठीक है, तो CH3COOH एक हमारा एसिडिक एसिड हो गया। अब इसी एसिडिक एसिड का हमको एक साल्ट लेना है। अब साल्ट बनाने के लिए मान लो एग्जाम्पल के लिए हम साल्ट कैसे बनाएंगे, हमारा NaCl एक साल्ट होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस NaCl की रिएक्शन इसके साथ करा देंगे। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, मान लो ये हमारा क्या है CH3COOH है, जो हमारा एक बीक एसिड हमारा, ठीक है, एसिडिक एसिड है। अब इसमें मुझे इसका साल्ट बनाना है, तो इसके साथ मैं एक रिएक्शन करा दूंगा NaCl की, और जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, जो Na हमारा Cl है ये ऐसे टूटते हैं, Na पॉजिटिव में टूटता है और Cl नेगेटिव में टूटता है। और ये जो हमारा ये कैसे टूटता है, ये हमारा CH3COO नेगेटिव में टूटता है और H पॉजिटिव में टूटता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और ये HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। तो जब इनकी रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है तो ये हमारा बनता है CH3COO, और यहाँ पर ये N इसके साथ जुड़ जाएगा, Na बन जाएगा, और यहाँ पर ये Cl बचा, यहाँ से H बच गया, तो ये हमारा HCl हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये जो हमारा चीज़ बन गया ना, इसको हम बोलेंगे साल्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है Na हमारा लास्ट में लगा है, और ये किसका साल्ट है, ये हमारा इससे बना है, तो ये इस वाले सब्सटेंस यानी कि बीक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड का हमारा क्या साल्ट है, और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर सोडियम एसीटेट, क्योंकि ये हमारा क्या है Na सोडियम है, तो ये हमारा सोडियम एसीटेट साल्ट हो जाएगा। और जब ये दोनों को आपस में मिक्स करके एक सब्सटेंस बनाएंगे तो वो हमारा होगा एसिडिक बफर। यानी कि सिंपल एसिडिक बफर में हमने दो चीज़ डाली, एक हमने लिया बीक एसिड, और उसी बीक एसिड का हमने एक बना दिया साल्ट। अब साल्ट कैसे बनाया, हमने उसी की रिएक्शन करा दी एक साल्ट NaCl के साथ में, और हमारा बीक साल्ट बन गया। इसी की जैसे हमारा बेसिक में बनता है। बेसिक बफर के लिए हमको एक बीक बेस चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमने एसिडिक में बीक एसिड लिया, या हम बीक बेस लेंगे, और बीक बेस लेके हम उसकी भी रिएक्शन उसके NaCl के साथ करा के उसका साल्ट बना लेंगे, और यहाँ पर हमारा फिर बेसिक साल्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो एसिडिक का हमारा एसिडिक एसिड और सोडियम एसिड था, और बेसिक का हमारा क्या था अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और इसका हमारा साल्ट बनेगा NH4Cl बनेगा। तो अब समझते हैं कि ये बफर्स हमारे काम कैसे करते हैं। तो मान लो एग्जांपल के लिए ये हमारे पास एक सिरप था, ठीक है, और इसमें मैंने एसिडिक बफर 5 था, तो मैंने इसमें एसिडिक बफर मिला दिया। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से ढक्कन खुला और इसमें हमारा मान लो कोई भी एसिड आगे इसमें मिल रहा है, ठीक है, H2CO3, या फिर हम एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट में आपको समझ आता है हमने HCl ले लिया मान लो, तो HCl हमारा क्या हो रहा है इसके अंदर आके मिल रहा है, और इसका pH अब रुक कैसे रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एसिडिक जो हमारा बफर होता है उसमें एग्जाम्पल क्या था CH3COOH और CH3COONA यानी कि सोडियम एसिटेट। अब ये
डिसोसिएट, यानी कि ये टूटते कैसे हैं। तो जैसे ये हमारा टूटता है CH3COO और H के अंदर, और ये हमारा कैसे टूटा है CH3COO और Na2 के अंदर। अब आप देख रहे हो कि जो एसिडिक एसिड बीक एसिड है वो भी हमारे इसमें टूट रहा है, और जो साल्ट है वो भी हमारे इसमें टूट रहा है, और इन दोनों में हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। और इधर हमारा H पॉजिटिव बाहर निकला है, Na पॉजिटिव। अब मैंने क्या एग्जांपल माना कि मान लो इसके अंदर हमारा HCl आके मिल रहा है, तो HCl हमारा कैसे मिलता है, HCl हमारा टूटता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर टूटता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एसिडिक में क्या होता है कि एसिड ज़्यादा हो रहा है, pH कम हो रहा है, तो H पॉजिटिव, आप लोगों ने अब तक इतने मतलब पहले थ्योरीज पढ़ी होगी, तो मेनली एसिड को हमारे डिफाइन कौन करता है, H पॉजिटिव डिफाइन करता है। यानी कि अगर किसी में प्रोटॉन है तो वो हमारा एसिड होता है। तो ये हमारा जो H पॉजिटिव है ना, ये हमारा एक्चुअल में क्या करेगा, ये हमारा रिएक्शन, यानी कि ये हमारे इस पूरे सॉल्यूशन को खराब करे, इसके pH को कम करे, उससे पहले जो हमारा बफर है, बफर के अंदर जो हमारा ये है, तो इसका जो CH3 ना, ये इसके साथ जाकर रिएक्ट कर लेगा, और इसके साथ जब जाकर रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा आप बताओ, यहाँ पर अगेन ये एसिटिक एसिड बना देगा, और ये हमारा इसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बना देगा, और अगेन यहाँ पर हमारा साल्ट बन जाएगा, NaCl साल्ट बन जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारा कुछ हमारा क्या है, न्यूट्रलाइज होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर CH3COH हमारा अगेन इस एसिड बना के और फिर से एसिटिक एसिड, यानी कि हमारा अगेन बफर बनता जाता है। तो देखा जाए पूरी रिएक्शन हमारी यहाँ घूम फिर के क्या हो जाता है कि हमारा बफर बनता रहता है, और जो हमारा बाहर का जितना भी एसिड आता है उसको ये जो बफर है वो न्यूट्रलाइज कर लेता है और अपने अंदर समा लेता है। इसीलिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ मतलब बताया कि इसमें एसिडिटी और एल्कलिनिटी रिजर्व होती है। रिजर्व मतलब इनके अंदर खुद इतनी पावर होती है कि ये क्या करते हैं कि बाहर से कोई भी एसिड आता है उसको अपने अंदर समेट लेते हैं, और जो हमारा मेन सॉल्यूशन है, जो मतलब मेन प्रिपरेशन है, उसको खराब होने से या उसकी pH को चेंज होने से रोकते हैं। तो इस तरह एक्चुअल में ये हमारे काम करते हैं कि इसका जो ये है एसिडिक वाला पार्ट वो हमारा इस H के साथ रिएक्ट कर लेगा, और जो Na वाला पार्ट है वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, तो ये हमारा बना देगा साल्ट, यानी कि देखो N इसके गया तो NaCl बन गया, और ये एसिडिक एसिड है जो हमारे H के साथ मिलकर बन गया एसिटिक एसिड CH3COOH, और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट हमारा बन जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया था कि जब इसके साथ NaCl रिएक्ट करेगा तो फिर से हमारा ये साल्ट बन जाएगा। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हमारा पूरा जो बफर है उसका एसिटिक एसिड और एसिटिक साल्ट हमारे दोनों के दोनों बनते रहते हैं। तो आई होप आपको पूरा जो बफर्स है और बफर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है और इनके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, और बफर एक्शन जो अगर कभी आ जाता है तो आप अब तो आप बना के लिखी आ जाओगे, तो ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करें यहाँ पर बफर कैपेसिटी के बारे में। अब बफर कैपेसिटी एक्चुअल में क्या होती है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि यहाँ पर हमारा जो बफर इसमें पड़ा हुआ है वो इस HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि जो बाहर से हमारा कोई एसिड मिल रहा है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और इसके pH को मेंटेन करके रखता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि कितना, यानी कि ऐसा तो नहीं अब मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया 10 ml HCl मिला दिया, तो भाई बफर हमारा कितना ही संभालेगा, एक मूवमेंट पे आके हमारा pH चेंज ही हो जाएगा ना। तो जैसे एग्जांपल समझो, इसका pH हमारा 5 था और यहाँ से जो HCl है वो यहाँ पर मिलता जा रहा है, तो मान लो कि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने 1 ml HCl मिलाया, इसका pH चेंज नहीं हुआ, मैंने 2 ml मिला दिया, इसका pH चेंज नहीं हुआ, मैंने 3 ml मिला दिया, pH चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने चौथा ml इसमें HCl मिलाया, यहाँ पर क्या होगा, इसका pH एक लिमिट में क्या होगा, डाउन हो गया, यानी कि 5 से हो गया 4। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि बफर ने हमारा क्या किया कि 4 ml तक उसने क्या किया, इसके pH को मेंटेन करके रखा। लेकिन जैसे ही हमारा 4 ml HCl पूरा बढ़ गया, हमारा जो बफर था वो अपना काम करना बंद। यानी कि हर बंदे की एक लिमिट होती है, हर जो भी सब्सटेंस है उसकी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ भाई लगातार 20-20 24 घंटे काम कर लूंगा, एक लिमिट है कि मैंने 10 घंटे 12 घंटे जितना काम कर सका उतना किया। उसी तरह जो बफर है उसकी भी एक लिमिट है, उसकी एक कैपेसिटी है कि वो कितना काम कर सकता है। तो उसकी जो कैपेसिटी है, यानी कि वो कितने ml तक जो एसिड या बेस है उसको अपने जो सॉल्यूशन के अंदर झेल सकता है और उसके pH को चेंज होने से रोक सकता है, वही कैपेसिटी को हम बफर कैपेसिटी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर केस में हमने क्या देखा कि इसने लगभग 4 ml जो HCl या एसिड था, जो 4 ml था, उसको यहाँ पर अपने अंदर तक इसने क्या किया, संभाल लिया, झेल लिया, और उसके बाद हमारा pH चेंज हुआ। तो ये हमारी इसकी हो जाएगी कैपेसिटी हो जाएगी। इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा बीटा = डेल्टा V अपॉन डेल्टा pH। तो डेल्टा V एक्चुअल में ये हमारी बफर कैपेसिटी है जिसको हमें मेंटेन मतलब चेक करना है कि कितनी है, और ये हमारा एक्चुअल में क्या है, ये हमारा होता है अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, यानी कि मैंने यहाँ कितने अमाउंट में एसिड या बेस मिला दिया, और नीचे हमारा होता है चेंज pH, यानी कि कितनी चेंज हुई। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ, जो मैंने अभी देखा कि मैंने यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एसिड है वो कितना मिलाया 4 ml, तो ये बी एक्चुअल में क्या हमारा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 4 ml अपॉन हमारा pH कितना, केवल एक चेंज हुआ, 5 से हमारा चेंज एक 4 हो गया। तो इसकी हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बफर कैपेसिटी है वो कितनी है, 4 ml ऑफ एसिड इसकी क्या होगी, बफर कैपेसिटी होगी। तो इस तरह आप निकाल सकते हो और ऐसे आप बफर कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। ये 2 नंबर में कई बार आ जाती है 2 मार्क्स में, तो आप इसको चेक कर सकते हो।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बफर इक्वेशन। अब बफर इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, तो जैसे देखो यहाँ हमने बफर्स के बारे में पढ़ा कि बफर्स हमारे क्या होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो हमारा कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, उसका कुछ ना कुछ पीएच होता है। जैसे सिरप का 5 है, तो भाई जो हमारे बफर्स है इनका भी तो कुछ ना कुछ पीएच होगा ना। तो जो बफर इक्वेशन एक्चुअल में ये क्या करते हैं कि ये इस बफर की पीएच को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि जो बफर्स है हमारे, इनके भी कुछ ना कुछ पीएच है, और इनकी पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमारी एक इक्वेशन बनाई गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बफर इक्वेशन बोलते हैं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम क्या है, हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन। अब ये हमारे साइंटिस्ट थे, ऑब्वियसली बात है, हेंडरसन एक हैसेलबच थे, इनकी वजह से ये हमारे इक्वेशन का नाम हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन पड़ा है। और कई बार एग्जाम में देखो इस नाम को आप याद कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन या राइट डाउन द हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन। तो इट इज नन अदर देन इट इज अ बफर इक्वेशन। ये हमारी क्या है, बफर इक्वेशन ही है। अब जो बफर इक्वेशन है ये हमारी मेनली क्या है, जो मैंने बता दिया कि हमारे इस बफर के पीएच को कैलकुलेट करती है, और जो हमारा बफर है वो कितना चेंज हो रहा है, यानी कि कहीं डालने पर कोई चेंज तो नहीं आया, तो इस चेंज को भी हमारी जो ये इक्वेशन है वो क्या करती है, कैलकुलेट करती है। तो बफर के पीएच को कैलकुलेट करने वाली इक्वेशन हमारी होगी बफर इक्वेशन हो गई। अब ये हमारी दो में है, यानी कि एक हमारी एसिडिक के लिए, एक हमारी बेसिक के लिए है। तो मेनली हमारी जो है एसिडिक बफर के लिए ही आती है, यानी कि आप एक ही लिखकर आ जाओगे ना, आपके लिए वही मोर देन इनफ है। अब एक बात मैं बता दूं कि ये जो हमारी बफर इक्वेशन है, इसके अंदर हमारी एक इक्वेशन यानी कि पूरा डेरिवेशन आता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। और ये जो हमारा डेरिवेशन है ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है, तो आपको जो है एक एक स्टेप बहुत सोच समझ के और अच्छे से समझना है। वैसे बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं लेने देना, बस आपको समझना अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता जा रहा हूँ सारा कुछ। तो देखो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये पूरा इक्वेशन लिखना है, इसका ये नाम लिख देना है, ये नाम आए तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये डेफिनेशन छोटी सी। अब यहाँ पर आपको पहले डालना है फॉर एसिडिक बफर। अब यहाँ पर एसिडिक बफर के लिए क्या है कि यहाँ पर हमारा जो, तो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट से मतलब कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, वीक एसिड के रूप में हम यहाँ पर HA, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम HA को एक मतलब एग्जाम्पल मान लेते हैं। अब ये HA एक्चुअल में अगर हम समझना चाहें, तो जो हमारा एसिडिक एसिड था, यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूँ SCH3COOH, ये हमारा एक एसिडिक एसिड था, सिंपल समझूँ, मान लो यही मैंने ले लिया। और यहाँ पर अगर मैं इसको निकालूँ तो हमारा कैसे निकल के आएगा, CH3COOH नेगेटिव प्लस हमारा H पॉजिटिव निकल के आता है। तो जो हमारे यहाँ पर H है ना एक्चुअल में, ये हमारा यहाँ पर H ये सेम आ जाता है, और A हमारी है वो ये हमारी ये वैल्यू हो जाती है। तो ये बस एग्जांपल के लिए, यानी कि आपको अच्छे से शॉर्ट में समझ आए, और हर तरफ ये लिखेंगे तो आपके लिए कैलकुलेट बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए शॉर्ट में समझने के लिए हमारा यहाँ पर HA को हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो एसिडिक बफर हमारा किसका बना होता था, हमने पहले पढ़ा, एक हमारा उसमें होता है बीक एसिड, और एक हमारा उसमें होता है उसी बीक एसिड का साल्ट होता है, ठीक है। तो बीक एसिड के रूप में हमने यहाँ पर ले लिया HA, और बीक साल्ट के रूप में हमने यहाँ पर ले लिया BA, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इनको डिसोसिएट करेंगे, यानी कि कहीं भी ये जाएंगे, जब हमारे टूटते हैं तो HA हमारा टूट जाता है H पॉजिटिव और AA नेगेटिव में, और BA जो हमारा साल्ट था वो टूट जाता है B पॉजिटिव और नेगेटिव में। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो पहले हमने क्या देखा था, CH3COOH, वो हमारा CH3COOH नेगेटिव और साथ में हमारा H पॉजिटिव, और यहाँ देखा था तो ये भी हमारे ये नेगेटिव और साथ में Na पॉजिटिव। तो देखो ये दोनों अलग हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पर H और B अलग है, और ये दोनों हमारे सेम है, तो वैसे ही हमारे ये A हमारे सेम हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये हमारे दोनों जाते हैं तो इसमें कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है। अब कॉमन आयन इफेक्ट का काम क्या होता है ना, वो थोड़ा पेशेंस रखो, आपको ये पता लग जाएगा। तो पहले आप क्या समझे, HA हमारा टूट गया H पॉजिटिव में और A नेगेटिव में टूट गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं लॉ ऑफ एक्शन सिंपल सा फंडा है कि मान लो HA ये हमारा है, तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में जब हमारा टूटता है, तो अगर हम लॉ ऑफ एक्शन लगा देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक तरफ हमारे ऊपर जा जाते हैं और नीचे जा जाते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमारा निकल के आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसमें क्या हो जाता है कि एक तरफ हमारा आ जाता है यहाँ पर H पॉजिटिव, और साथ में ये हमारा इधर आ जाता है A नेगेटिव, ठीक है, और नीचे हमारा ये आ जाता है HA। तो जब ये वाला पूरा फंडा हमारा आ जाता है तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो आपने शायद पहले कभी पढ़ा होगा, वरना आगे चल के कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बस अभी इतना समझो, ज़्यादा भी नहीं लगना, कि यहाँ पर हम जैसे ही अपना लॉ ऑफ मास एक्शन वाला पूरा फंडा अप्लाई करते हैं, ये HA वाला सिस्टम कैसे आ जाता है कि KA इजिकल टू ये हमारे मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव और A नेगेटिव, और वर्सेस में हमारा HA चला जाता है नीचे। देखो मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें आप बस समझ लो कैसे क्या आ रही हैं, याद कर लो, चाहे रट्टा लगा लो, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी बहुत बार आती है, आपको ये आनी चाहिए, बस किसी भी कीमत पर आपको ये आनी चाहिए। अब जब यहाँ पर ये आ गया, अब हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते थे। अब रीअरेंज करेंगे हम H पॉजिटिव की फॉर्म में, क्यों करते हैं आपको आगे समझ आएगा। तो जैसे ही हम इसको H पॉजिटिव की फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो आपको देखो यहाँ पर आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो जब हमको ये करना है तो ये वाला फंडा इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा KA इंटू HA। अब ये A हमारा चला जाता है नीचे, तो ये हमारा नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर K मतलब K के नीचे आ जाएगा, क्योंकि K के नीचे आया। बस हमने इसको रीअरेंज यानी कि इस तरह रख लिया कि H इधर है और ये सारा हमारा फंडा इधर है। तो बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक बार आप वो करके देखोगे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा।
अगर आपको डाउट हो तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले क्या होगा, के के साथ में हमारा ये एच ए इधर जाएगा, ठीक है, और बाकी का हमारा एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव हमारा इधर है, और उसके बाद क्या करेंगे हम ए को नीचे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव ये हमारा इधर है और ये के इधर जाएगा, तो के ए एच ए और अपॉन में हमारा ए नेगेटिव आ गया। बस अब हमने इसको क्या है, इसको बस हमने पलट के लिख लिया, यानी कि एच पॉजिटिव को इस तरफ लिखा और इसको हमने इधर लिख दिया। तो हमने वही तो किया, देखो एच पॉजिटिव को हमने इस तरफ लिख दिया और बाकी सब हमने इधर ले लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट का फंडा क्या होता है। कॉमन आयन का मतलब क्या है कि जब हमारे एक जैसे मतलब आयन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर जो साल्ट वाला आयन है वो हमारा इसको ओवरलैप कर देता है, और इस ओवरलैप की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ए नेगेटिव है, जो अब तक हम समझ रहे थे कि हमारा वीक एसिड से आया है, वो एक्चुअल में हमारा इसके साल्ट से आया होता है। यानी कि जो ए नेगेटिव हमारा यहाँ पर है, वैसे तो सेम ही आयन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी ले लें, लेकिन मेनली ये हमारा क्या है, साल्ट का आया होता है। और जब ये हमारा साल्ट का यहाँ पर आया होता है तो एक्चुअल में ये हमारा कुछ इस तरह की जो रिएक्शन है, हमने इसको रीअरेंज करके लिखा था। तो जो एच ए है वो हमारा मेनली एसिड है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया कि हमारा एक बेसिक एसिड है, और जो ए नेगेटिव है वो हमारा होता है साल्ट का, और ये हमारा साल्ट का होता है। और इसकी वजह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको एच पॉजिटिव इज इक्वल टू के ए, इसको हम लिख देंगे एसिड और इसको हम लिख देंगे साल्ट। देखो जो हमारा डेरिवेशन होता है ना, उसमें बस आपको यही याद करना है कि हमने किसकी जगह क्या लिया और किसकी जगह क्या लिखा, क्योंकि आपको यहाँ पर लॉजिक या कुछ अंदर ढूंढने जाओगे तो आप फंस जाओगे। तो बस क्या है, हम वहाँ पर उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, बस उसी का सारा फंडा होता है हमारा डेरिवेशन के अंदर, जो आपने शायद मैथ वगैरह में कभी पढ़े भी होंगे। तो एच ए हमारा होता है एसिड, उसकी जगह हमने यहाँ एसिड लिख दिया। ए नेगेटिव होता है हमारा साल्ट, उसकी जगह हमने साल्ट लिख दिया। और अब पूरे में एक्चुअल में होते क्या है कि ये एसिड की कंसंट्रेशन और ये साल्ट की कंसंट्रेशन के बारे में बात हो रही होती है कि इसमें कितने अमाउंट प्रेजेंट है। चलो उसको छोड़ो, बस इतना समझ लो कि यहाँ हमारा एसिड आ गया, ये हमारा साल्ट आ गया। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि इनमें माइनस लॉग का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ पे। और आपको याद होगा कि अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर और इधर हमको दोनों तरफ ये सेम चीज़ लेनी होती है। तो देखो ये हमारा रिएक्शन क्या था, एच पॉजिटिव और इधर था के ए एसिड अपॉन साल्ट था, जो हमने यहाँ पर देखा था। बस इसी में आगे हमने क्या किया, लॉग लगा दिया। तो यहाँ पर लग गया माइनस लॉग और यहाँ भी लग गया माइनस लॉग। तो जब हम क्या करेंगे, इस माइनस लॉग का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव, और यहाँ पर ये माइनस लॉग एक बार इसमें जाएगा। ये आपने देखा होगा कि भाई वही वाला फंडा है कि अगर मान लो हमारे यहाँ पर 2 का है और a इंटू बी है, तो एक बार मल्टीप्लाई हमारे इसमें हो जाता है, एक बार इसमें हो जाता है। सॉरी, ये मल्टीप्लाई का नहीं है, मतलब प्लस में होता है। लेकिन यहाँ लॉग की वजह से क्या है कि लॉग का अगर हम करेंगे तो दोनों में अलग अलग लॉग हमारा लगता है, ठीक है। लॉग के लिए ये फंडा होता है, बस आप याद कर लो। तो यहाँ माइनस लॉग के ए हो जाएगा और इधर हमारा माइनस लॉग, और यहाँ पर एसिड अपॉन साल्ट है तो एसिड अपॉन साल्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सारा फंडा मैंने आपको जो है पीएच के बारे में पढ़ाया था। तो पीएच जो हमारा है ना, उस पीएच को अगर हमें डिफाइन करना हो तो पीएच को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, आप कहीं भी देख लेना, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव आयन। यानी कि यहाँ हमारा जो पीएच है, पीएच इज इक्वल टू होता है एच पॉजिटिव आयन, यानी कि ये हमारा होता है पीएच। पीएच का जो अगर हम कहीं भी डिफाइन करेंगे, थर्ड सेमेस्टर में वैसे मैंने सारा कुछ आपको पढ़ाया, आप आगे जाओगे ना आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो पीएच इज इक्वल टू हमारा होता है माइनस लॉग और ये हमारा एच पॉजिटिव आयन। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें तो ये कुछ हमारा सिमिलर दिख रहा है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन सिमिलर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह हम क्या करेंगे, पी एच आयन को क्या लिख देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं भाई हमारी मर्जी है। और यहाँ पर माइनस लॉग जो हमारा के ए होता है, इस पूरे की जगह यानी कि जो पी के होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस लॉग के। तो यहाँ पर जो माइनस लॉग के इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, पी के लिख देते हैं। तो जब हम इसको पूरी रिएक्शन को रीअरेंज करेंगे तो इसकी जगह हमारा आता था पी एच और माइनस लॉग के की जगह हमारा आता था पी के, और ये हमारा सेम रहता है माइनस लॉग एसिड अपॉन साल्ट रहता है। अब इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, यानी कि लॉग वाले सिस्टम में क्या होता है कि अगर हम जो हमारे यहाँ पे सब्सटेंस है इसको अगर हम बदल दें, यानी कि फ्लिप कर दें, तो ये हमारा साइन है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पी एच इज इक्वल टू पी के था, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, चेंज करने के लिए इसको फ्लिप कर देंगे। तो जो हमारा नीचे साल्ट था वो हमारा आ जाएगा ऊपर, और जो साल्ट एसिड हमारे ऊपर था वो हमारा आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन लग जाएगा और लॉग साल्ट अपॉन एसिड, यानी कि यहाँ एसिड अपॉन साल्ट था, यहाँ हमारा हो जाएगा साल्ट अपॉन एसिड। और ये जो हमारी कंप्लीट वो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन। अब कई बार अगर 2 मार्क्स में ये इक्वेशन आ जाती तो बस आपको ये इक्वेशन लिख कर आनी है। तो ओवरऑल देखा जाए बस सारा का सारा जो भी हमारा फंडा हुआ यहाँ से शुरू हुआ, बीक एसिड यहाँ से हमारा एच पॉजिटिव ये बना, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे तो ये दोनों को हम ऊपर, आपको क्या रखना है, जो हमारे इधर के हैं इनको आपको ऊपर लिख देना है और इधर का हमारा नीचे आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू एच पॉजिटिव यही है। अब इनको जैसे रीअरेंज करेंगे, हमारा जो एच पॉजिटिव वो इधर रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। तो बस एच पॉजिटिव ऊपर रहा, के साथ में हमारा एच ए आ गया और ए नेगेटिव हमारा नीचे आ गया। और यहाँ पर जो एच ए है वो हमारा एसिड है और ए हमारा होता है साल्ट का। क्यों होता है, क्योंकि कॉमन आइड इफेक्ट की वजह से ये वाला हमारा इसको ओवरलैप करके ये हमारा
हमारा आ जाता है, तो ये हमारा हो जाता है साल्ट। अब ये जब हमारा ऐसा आ गया तो इसमें एसिड की हमारी कंसंट्रेशन होती है, इसमें साल्ट की होती है। बस अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ना लॉग ले लेंगे। जैसे ही हम माइनस लॉग लेते हैं, ये हमारा होता है एच पॉजिटिव, ये हो जाता है माइनस लॉग दोनों पे। जब इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लॉग एच पॉजिटिव सेम रहेगा, इधर हमारा के साथ आ जाता है, ये हमारा एसिड और साल्ट के ऊपर लग जाता है। अब ये जो है इसको हम पी बोल देते हैं और इसको हम पी बोल देते हैं, यहाँ पर आ गया। और ये माइनस को हम पॉजिटिव करने के लिए इनको फ्लिप कर देते हैं, यानी कि एसिड नीचे साल्ट ऊपर। जब इनको फ्लिप करते हैं तो फाइनल इक्वेशन हमारी बनकर आती है पी एच इजकल टू पी के प्लस लॉग साल्ट अपॉन एसिड। और इसी इक्वेशन को हम जो है हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन नाम से भी जानते हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो फॉर बेसिक बफर, यानी कि अब ये हमारी एसिडिक बफर के लिए थी। तो बेसिक के बारे में बात करें तो बस आपको इतना करना है कि जो हमारा ये एसिड है इसकी जगह आपको बेस लिख देना है। जो के ए था वो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड था, यानी कि ए फॉर एसिड। अब यहाँ पर हमारे के ए की जगह आ जाएगा के बी, यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। और जो हमारे यहाँ पी एच था, क्योंकि यहाँ पर हमारे एच आयन के बारे में थी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा पी ओ एच, यानी कि बस आपको बेस के अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें बदल देनी है। जैसे एच की जगह ओ एच हो गया, के ए की जगह के बी हो गया, और यहाँ एसिड की जगह हमारा हो जाएगा बेस हो जाएगा। बाकी सब हमारा यहाँ पर सेम है। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, यानी कि जो हमारा बेसिक बफर होते हैं उनके लिए होती है। तो ये एसिडिक बफर के लिए, ये बेसिक बफर के लिए होती है। और ये थी हमारी पूरी की पूरी बफर इक्वेशन, या हम बोल सकते हैं हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन। तो आई होप आपको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब अगर हम बात करें थोड़ा सा कि बफर्स हमारे फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या काम आते हैं, मतलब क्या यूजेस है मेनली, तो ये हमारे बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। तो पहला बात तो यही है कि जितने भी हमारे प्रिपरेशन है, हमारा सिरप हो या कोई इंजेक्शन हो हमारा, या कोई आईवी प्रिपरेशन हो, कोई सिरप कुछ भी हो, तो सबका जो पीएच है वो हमारे इन बफर की वजह से क्या है, प्रिजर्व रहता है, यानी कि मेंटेन रहता है। दूसरा क्या है, ये हमारी सॉल्युबिलिटी को मतलब मेंटेन करते हैं। अब अगर आपने फार्मास्यूटिक्स का जो हमारा चैप्टर 3 है यूनिट सेकंड का लिक्विड डोजेस फॉर्म, तो वहाँ पे हमने एक टॉपिक डाला था सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक में, कि अगर हम उसके पीएच को मेंटेन करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम एनहांस कर सकते हैं। तो पीएच को मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारा बफर करता है। तो इस वजह से हम उसकी सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, मतलब मेंटेन कर सकते हैं उसके पीएच को एडजस्ट करके। एक और यहाँ पर क्या है कि हम उस फार्मास्यूटिकल की स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर पीएच हमारा बदल गया तो उसकी स्टेबिलिटी यानी कि वो खराब हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर रहा है हमारा ये बफर। उसके अलावा एग्जांपल हमारे जैसे फॉस्फेट बफर हो गया या बोरेट बफर हो गया। अब प्रिपरेशन में देखा जाए तो ये हमारे वही जो मैंने आपको बता दिया कैसे कि वीक एसिड और उसका साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका साल्ट हमारे एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दिया जाता है। तो ये हमारी इसकी प्रिपरेशन। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, जो हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में ये भी काफी बार लॉन्ग में आ जाता है। अब इसके अंदर मेनली आपको क्या पढ़ना है, पहले हम समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन एक्चुअल में हमारा है क्या, और इसके कुछ टाइप्स भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम समझेंगे डिटर्मिनेशन, यानी कि हम पहचान कैसे सकते हैं, डिटरमाइन करना। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। अब ये क्या है ना फंडा, ये आपको आगे समझ आएगा, बस अभी इतना समझो कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये लिख के आता है कि राइट डाउन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग ऑफ टोनिसिटी। वो सारा फंडा आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर हम बिल्कुल ही शॉर्ट सिंपल में समझें तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा कोई भी वो सॉल्यूशन है या कोई भी वो प्रिपरेशन है जो हम अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा कोई सिरप हो गया, तो सिरप आप लोग जब पीते हो तो वो भी हमारा एक बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आप लोग कोई इंजेक्शन वगैरह जब बॉडी में लगाते हैं तो वो भी हमारा एक बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। अब एक्चुअल में ये फंडा क्या है, मतलब क्या ही चीज़ है, इसको हम कैसे समझे। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि जैसे आप लोगों ने इंजेक्शन वगैरह लिया, तो इसको आप जब अपनी बॉडी में चाहे मान लो सिरप ले लो चाहे इंजेक्शन ले लो, ओवरऑल क्या होता है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन या प्रिपरेशन है वो हमारे ब्लड के अंदर जाके ही मिलती है ना भाई। सिंपल फंडा क्या है कि कोई भी हमारी दवा होगी वो जब हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन यानी कि हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाएगी, तभी जाकर वो हमारी अपने टारगेट साइट पर पहुंचेगी और अपना एक्शन शो करेगी। तो हमको ये क्लियर हो गया कि कोई भी जो दवा होगी वो हमारे ब्लड के अंदर जाएगी। अब जब वो दवाई हमारे ब्लड के अंदर जाती है तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको कि कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक होना चाहिए हमारा इस ब्लड के साथ, अदरवाइज वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पर हमको इरिटेशन कॉज करेगा। अब एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास एक तरफ क्या है, पानी है, ठीक है, वाटर है, और एक तरफ आपके पास है मिल्क, क्या, ठीक है। तो अब अगर आप एक चीज़ करो, दोनों को घर पे करके देख लेना कि अगर आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मिलाओगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर दूध ज़्यादा हो गया तो आपको वो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद दिखेगा, और अगर पानी ज़्यादा हो गया तो बहुत ही हल्का सफ़ेद दिखेगा। यानी कि आपको
आपको एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन वहीं पर अगर आप क्या करो कि पानी के अंदर पानी को मिलाओ तो कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, दूध के अंदर दूध को मिलाओगे तो कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि अगर जो हमारा ब्लड है इसकी कुछ हमारी टोनिसिटी होती है, टोनिसिटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी टोनिसिटी हमारी होती है 0.9%। तो अगर कोई भी जो हमारा प्रिपरेशन का सॉल्यूशन है, अगर इसकी भी हमारी जो टोनिसिटी है वो जब 0.9% के बराबर होगी, तभी वो सॉल्यूशन हमारे इस ब्लड में आकर हमको कोई भी इरिटेशन या हमको परेशानी नहीं करेगा। अदरवाइज अगर मान लो इसकी टोनिसिटी हमारे इस 0.9% या हमारे ब्लड की टोनिसिटी से डिफरेंट होगी, तो उस केस में क्या होगा कि ये दवाई हमारी बॉडी में जाकर बहुत ज़्यादा हमको जलन कॉज करेगी। मतलब जैसे मान लो मैंने इंजेक्शन लगवाया, तो दवा जैसे ही मेरे ब्लड में पहुंचेगी, मुझको उस जगह पे बहुत ज़्यादा खुजली, इरिटेशन, चक्कर आना, घबराहट होना और ऐसी प्रॉब्लम होने लगेंगी। और उस केस में वो दवाई अपना असर नहीं दिखाएगी और हो सकता है कि मुझे सीरियसली कोई और बीमारी या कोई डैमेज हो जाए। तो इसी चक्कर में हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है कि जो हमारे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो हमारे आइसोटोनिक हो हमारे ब्लड के साथ में, जिससे वो हमको कोई भी प्रॉब्लम कॉज ना करें। तो अब समझते हैं कि ये आइसोटोनिक एक्चुअल में वर्ड हमारा है क्या। तो देखो, बफर तो आप समझ गए कि कोई भी सॉल्यूशन जो हमारे पीएच को मेंटेन कर रहा है। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइसो यहाँ पर प्लस टॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब होता है टॉनिसिटी। अब टॉनिसिटी एक्चुअल में क्या होती है, टॉनिसिटी का मतलब होता है कोई भी जो हमारा मान लो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा, उसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, टॉनिसिटी बोलते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि मान लो ये हमारा 1000 ml का पूरा क्या है, पानी है, ठीक है, 1000 ml वाटर है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, 9 ग्राम मैंने अपना NaCl मिला दिया। तो अब ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है इसमें क्या बनेगा, 9 ग्राम हमारा NaCl 1000 ml जब पानी में मिल जाएगा तो हमारा सॉल्यूशन प्रिपरेशन होगा 0.9% वेट, क्योंकि ये हमारा वेट में था, वेट बाई वॉल्यूम NaCl, जो हमारा सॉल्यूशन था। तो ये जो हमारी पूरी चीज़ है ना, ये इसकी मतलब एक कंसंट्रेशन है, और ये जो हमने जितना मिलाया ये हमारा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट हमारा क्या था यहाँ पर, NaCl है, नमक। तो 9 ग्राम हमने नमक 1000 ml पानी में मिला दिया, तो ये एक्चुअल में क्या है, इसकी कंसंट्रेशन है, और ये हमारी इसकी इसी कंसंट्रेशन को हम जो है टॉनिसिटी बोल देते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम होना, यानी कि यहाँ पर क्या है, सेम। अब ये सेम हमारी किससे होनी चाहिए, जो हमारे बॉडी का फ्लूइड है, जैसे हमारे जो ब्लड है ना, इसकी भी कुछ हमारी कंसंट्रेशन होती है। तो जो हमारा ब्लड है इसकी कंसंट्रेशन हमारी, वैसे हम एग्जैक्ट मतलब ब्लड की कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया है जिसको हम बोलते हैं नमक, यानी कि यहाँ पर 0.9% NaCl के बराबर अगर कोई भी सॉल्यूशन होगा तो उसको हम मान लेते हैं कि वो हमारे ब्लड के टोनिसिटी यानी कि ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो इसीलिए आपको पता होगा जो ब्लड है उसमें भी हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे RBC होगी, रेड ब्लड सेल, WBC होगी, वाइट ब्लड सेल, फिर कुछ प्लेटलेट्स हो जाते हैं, फिर हमारा प्लाज्मा होता है, आपने कभी चेक कराया होगा, उसमें प्लेटलेट, प्लाज्मा, बहुत सारे मतलब सब्सटेंस होते हैं। तो उनकी कंसंट्रेशन होती है कुछ हमारे फ्लूइड के अंदर, तो उसको एक मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड ले लिया कि वो हमारी 0.9% NaCl के बराबर होती हैं। तो अगर कोई भी हमारा सॉल्यूशन है या कोई भी जो हमने इंजेक्शन बनाया, कुछ भी बनाया, अगर इसकी कंसंट्रेशन हमारी 0.9% NaCl के बराबर है, तभी हम इसको जो है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। आइसो मतलब होता है सेम और टोनिसिटी मतलब उसकी कंसंट्रेशन। तो आइसोटोनिक क्या है कि अगर कोई हमारा ऐसा सब्सटेंस है जिसकी टोनिसिटी हमारी 0.9% NaCl के बराबर है, देन वो सॉल्यूशन हमारा आइसोटोनिक है, अदरवाइज वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो अब आप जो है बफर आइसोटोनिक का फंडा तो समझ गए, लेकिन अब यहाँ पर एक सिचुएशन लो कि मान लो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक कब होगा, जब हमारा ये 0.9% NaCl के बराबर होगा। अब मान लो हमने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, कोई भी हमने सॉल्यूशन बनाया, और उसमें क्या होता है कि ये जो हमारी कंसंट्रेशन है वो इससे कम है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि उसमें जो हमारा NaCl की कंसंट्रेशन है वो हमारी क्या है, लेस देन 0.9% है। तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक बोलते हैं। अब हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है कम, और टॉनिक मतलब उसकी टॉनिसिटी। तो इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। और अगर बाई चांस क्या हो जाता है कि कोई भी हमने सॉल्यूशन बनाया और उसमें वो कंसंट्रेशन हमारी 0.9% से ज़्यादा है, तो उस केस में हमारा ये कहलाता है हाइपरटोनिक। अब हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टॉनिक हमारी टॉनिसिटी। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि अगर कोई सॉल्यूशन 0.9% के बराबर होता है देन उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन 0.9% से कम होता है तो कम मतलब होता है हाइपो, तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर कोई सॉल्यूशन 0.9% से ज़्यादा होता है तो उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। अब जो हमारा हाइपो और हाइपर है, इन दोनों को कंबाइंड स्टेज में, यानी कि इन दोनों को हम मिलाकर क्या बोल देते हैं, पैराटोनिक बोल देते हैं। यानी कि हमारा आइसोटोनिक जब हमारा ये इसके इक्वल है, और अगर इससे ज़्यादा हो या हमारा इससे कम हो तो उस सिचुएशन में हम इसको पैराटोनिक यानी कि कम में हम हाइपो और ज़्यादा में हम हाइपरटोनिक इसको बोल देते हैं।
तो अब आप यहाँ पर जो है बफर्स के बारे में, मोस्टली बफर आइसोटोनिक के बारे में समझ गए, क्या होते हैं, कैसे होते हैं और ये ऐसा क्यों बनाए जाते हैं, जिससे ये हमारे जितने भी इंजेक्शन वगैरह आपने देखे होंगे कभी आपकी बॉडी में जाके जलन नहीं करते, नॉर्मल अपना असर दिखाते हैं। वो तो सुई की चुभन होती है, बाकी कोई सिरप वगैरह भी जलन नहीं करता, इसीलिए क्योंकि वो सब हमारे आइसोटोनिक होते हैं और ये इसलिए भी हमारे जरूरी होते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मतलब आइसोटोनिसिटी, यानी कि जो हमारी टोनिसिटी है उसको हम मिलाएंगे कैसे, यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि वो हमारा हाइपो है या फिर हाइपर है। तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हमारा होता है क्रायोस्कोपिक मेथड और एक हमारे पास होता है हीमोलिटिक मेथड। अब क्रायोस्कोपिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्रायो वर्ड है ना, ये हमारा कॉलिगेटिव से मतलब आया है। अब कॉलिगेटिव एक्चुअल में क्या होता है, कॉलिगेटिव कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं कोई भी हमारे सॉल्यूशन की, जैसे हमारा जैसे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया या वेपर प्रेशर हो गया। अब इनको हम पता कैसे लगाते हैं, तो एग्जांपल के लिए ले लो कि हमने यहाँ पर एक टेस्ट सॉल्यूशन लिया जिसको हमें पहचानना है कि वो आइसोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, और इधर हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब ये जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो हमारे 0.9% NaCl के बराबर है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, हमने इसको फिक्स लिया ही है, सेम है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसकी कुछ फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ पर जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, और ये टेस्ट सॉल्यूशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो बस सिंपली क्या करना है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। अब अगर बाई चांस मान लो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमारा NaCl होता है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा कितना होता है, -0.52 डिग्री होता है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो अब अगर मान लो कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है टेस्ट सॉल्यूशन का, अगर ये इससे कम निकलता है तो कम वाले केस में हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटोनिक, और अगर ये इससे हमारा ज़्यादा निकलता है तो हमारा हो जाएगा हाइपरटोनिक, यानी कि ज़्यादा के लिए हाइपर, कम के लिए हाइपो। ऐसे ही हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर लेते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उससे अगर ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन ज़्यादा निकल के आता है तो हाइपर, कम निकल के आता है तो हाइपो, और अगर इक्वल निकल के आता है तो हमारा हो जाएगा आइसोटोनिक हो जाएगा। सेम हमारा वेपर प्रेशर के लिए। तो इस तरह हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके पता लगा लेते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा मतलब हाइपो है कि हाइपर है कि हमारा आइसोटोनिक है। दूसरा हमारा मेथड इसमें आता है हीमोलिटिक मेथड। अब हीमोलिटिक में क्या होता है कि यहाँ पर आपको देखो वर्ड क्या है, हीमोलिटिक मतलब हमारा हीम, यानी कि जो हमारा ब्लड है उससे हम कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमारा RBC आ जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल्स हमारी एक्चुअल में क्या है, ये हमारी ब्लड के अंदर होती है, और इस ब्लड के अंदर होने की वजह से क्या है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना होता है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिंपल सा अपना टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हमें चेक करना है कि वो हमारा आइसो है, हाइपर है या हाइपो है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी इस RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को डाल देते हैं। अब यहाँ डालने के बाद क्या होगा कि जैसे हम इसमें डालेंगे, ये हमारा जो पानी है यानी कि जो हमारा ये सॉल्यूशन है वो, और ये जो हमारी RBC है, इनको यहाँ पर वही क्या करेगा, इससे टकराएगा पानी जाके। तो यहाँ पर हमारा लगता है ऑस्मोसिस वाला फंडा। अब ऑस्मोसिस फंडा आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल है, याद रखो यहाँ सॉल्यूट के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है सॉल्वेंट के बारे में, और यहाँ पर जो हमारा NaCl का सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, हमारा पानी होता है। क्योंकि यहाँ भी मैंने बनाया था, तो क्या बनाया था कि मैंने 9 ग्राम NaCl को 1000 ml पानी में मिला दिया था, तो जो पानी था वो हमारा सॉल्वेंट था ना। तो यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट हमारा एक्चुअल में क्या करता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करता है, ठीक है, याद रखना है किससे, लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है हमारा। तो अब समझो यहाँ पर होता क्या है। तो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है कि मान लो बाई चांस मान लो कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है, और हाइपरटोनिक होने से मतलब क्या है कि ये जो हमारी है इसमें जो कंसंट्रेशन है वो हमारी ज़्यादा होगी, और जब हमारा जो वाटर है इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और तो हमारे जो RBC है उसमें कम होगी, यानी कि ये हमारे 0.9% से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला है। तो इस ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि सॉल्वेंट हमारा लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा अगर इस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा है तो ये RBC है इसके अंदर हमारी कट होगी। तो जब इसके अंदर हमारी कम है और इसके अंदर हमारी ज़्यादा है, तो हमने क्या बोला कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेगा। तो जब हमारी RBC में कम है और इसमें ज़्यादा है, तो जो हमारा वाटर होगा वो हमारा जो हमारा RBC है उस ब्लड सेल से बाहर निकलने लगेगा, और जब बाहर निकलेगा तो उस केस में क्या होगा कि जब इसके अंदर का फ्लूइड सारा का सारा बाहर निकल जाएगा तो रेड ब्लड सेल से वो हमारा सिकुड़ जाएगा, यानी कि पिचक जाएगा। और जब हमारा, अब आपको क्या करना है, जब आपको चेक कैसे करना है, कोई भी टेस्ट सॉल्यूशन में आपने RBC की बॉल ऐसे डाली, और जैसे ही डालोगे तो अगर बॉल हमारी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी कि श्रिंक हो जाती है, श्रिंकेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा हाइपरटोनिक था। क्योंकि श्रिंक होने के लिए सिचुएशन क्या आती है, जब हमारा पानी बाहर जाता था, मतलब कंसंट्रेशन बाहर जाती थी, इसमें कम थी, तो हमारे ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट हमारा लो से हाई की तरफ मूव कर रहा है। तो लो जब हमारा RBC में, तभी तो यहाँ से मूव कर गया, और जब यहाँ से मूव कर जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, और सिकुड़ने की वजह से ये श्रिंक हो जाएगा, और इस कंडीशन में हमारा ये हाइपरटोनिक कहलाता है। अब आइसोटोनिक में क्या है कि हमने जैसे ही डाला इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली इसको कुछ भी फर्क नहीं डलवा पाएगा और कोई मतलब नहीं पड़ेगा।
अब बात करें तीसरे सिचुएशन यानी कि हाइपोटोनिक के बारे में। अब देखो हाइपो का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या है, कम है। और जब हमारे यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारी बाहर की कंसंट्रेशन है ये जब हमारी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आरबीसी हमारा क्या ज़्यादा है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा कि ये जो हमारा सॉल्वेंट है यानी कि जो पानी है वो हमारा लो से हाई की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि लो हमारा बाहर है जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है और हाई इसमें है, तो ये क्या करेगा अंदर से बाहर को मतलब अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। और जब बहुत सारा पानी हमारा इस सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा यानी कि स्वेल हो जाएगा यानी कि फूल जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पर कोई भी हमने मतलब अपना रेड ब्लड सेल डाला और उस सिचुएशन में अगर हमारा जो आरबीसी है वो जब फूल जाएगा स्वेल हो जाएगा तो हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पर सिचुएशन हमारी क्या है, हाइपरटोनिक है। तो बस आपको 3 सिचुएशन याद करनी है। अगर आरबीसी हमारा श्रिंक हो गया तो हाइपरटोनिक है, नॉर्मल रहा तो आइसोटोनिक है, और अगर फूल गया तो वो हाइपोटोनिक है। इस तरह से हम जो है इस पूरे को यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये थे हमारे 2 मेथड जिससे हम इनको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी के बारे में। अब जो हमारा ये टॉपिक है मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, उसमें बस आपको क्या समझना है, देखो सिंपल हमारा ओवरऑल देखा जाए तो है क्या, एक नमक का ही तो सॉल्यूशन है। यानी कि हमने ये कैसे बनाया था कि हम यहाँ पर 9 ग्राम NaCl को 1000 ml पानी में मिला दे रहे थे और हमारा 0.9% बेड बाई वॉल्यूम का NaCl सॉल्यूशन बन जा रहा था। अब यहाँ पर हमारी 2 सिचुएशन थी, एक था हमारा हाइपोटोनिक, एक था हमारा हाइपरटोनिक। अब हाइपो में क्या था कि हमारा जो 0.9% NaCl है वो हमारा कम है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या था, नमक कम था। तो अगर हमारी सिचुएशन हाइपोटोनिक है जिसमें हमारा नमक कम है, तो अगर हम क्या करें ऊपर से उसमें NaCl यानी कि थोड़ा सा ऐड कर दें तो हमारा नमक बराबर हो जाएगा और हमारा ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक बन जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या है, हाइपरटोनिक। अब हाइपर में क्या है कि हमारा नमक ज़्यादा हो गया। तो अब अगर हमारा नमक ज़्यादा हो गया, यहाँ पर मान लो 9 ग्राम से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपना पानी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। और जब हम पानी ऐड एक्स्ट्रा कर देंगे तो हमारा ये फिर से बराबर यानी कि आइसोटोनिक हो जाएगा। इसको सिंपल आप ऐसे समझो, आप लोग घर पर मान लो खाना बनाते हो, ठीक है, और धोखे से क्या हो गया कि मान लो आपकी सब्जी में आपने टेस्ट किया और नमक कम लगा, तो अब वहाँ पर क्या करोगे, आप ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐसे डालोगे और खा लोगे। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि नमक ज़्यादा है यानी कि हाइपोटोनिक हो गया, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, नमक निकाल तो सकते नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं कि और थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। और जब उसमें और पानी मिला देते हैं तो वो हमारा नमक क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा पानी में मिलने के बाद। तो यही सेम फंडा आपको यहाँ पर करना है कि हमारे जो मतलब एडजस्टिंग टोनिसिटी है इसमें हमारे 2 मेथड आते हैं। एक हमारा आता है क्लास 1 वाला, और क्लास 1 मेथड हमारा हाइपोटोनिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो हमारा 0.9% NaCl है वो हमारा कम होता है। और जब उसमें कम होता है तो उसमें बस हम क्या करेंगे कि हम अपने NaCl को ऐड कर देते हैं। जो हमारा क्लास 2 मेथड है वो क्लास 2 मेथड हमारा हाइपरटोनिक के लिए होता है, यानी कि उसमें अगर मान लो नमक हमारा ज़्यादा हो गया यानी कि NaCl 0.9% से ज़्यादा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने की वजह से क्या है वो हमारा आइसोटोनिक यानी कि नॉर्मल हो जाता है। तो अब इनके लिए हमारे फॉर्मूले आते हैं, वो आपको याद करने होंगे। जैसे पहला जो क्लास 1 है उसमें हमारे 2 मेथड आते हैं, एक क्रायोस्कोपिक मेथड है, एक सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है। अब क्रायोस्कोपिक में क्या होता है कि यहाँ पर वेट परसेंटेज इक्वल टू 0.52 माइनस A/B, ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो वेट परसेंटेज में हमको क्या है यहाँ कैलकुलेट करना है कि जो हमको नमक ऐड करना है वो कितना करना है। यानी कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अगर मान लो हमारा कि ये हाइपोटोनिक है, हमारा कम है, तो बस ऊपर से आप नमक ऐड कर दो और हमारा ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें एक्चुअल में ये कैलकुलेट करना है कि वो नमक कितना ऐड करना है, यानी कि नमक के अमाउंट को हमको पता लगाना होता है। तो इस नमक के अमाउंट को पता कराने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जिसमें 0.52 माइनस A/B है, ठीक है। तो ए हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये जो क्रायोस्कोपिक मेथड है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात है, तो यहाँ पर हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट मेथड भी बोल देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर उस जो सब्सटेंस है हमारा उसके फ्रीजिंग पॉइंट से हम इसके मतलब पता लगा रहे हैं कि कैसे इसको हम आइसोटोनिक बना सकते हैं। तो ए हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, यानी कि जो टेस्ट सॉल्यूशन हमारा जिसको हमें आइसोटोनिक बनाना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना है। दूसरा यहाँ बी पे हमको लिखना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टेड सॉल्यूशन, तो एडजस्ट करने वाला हमारा NaCl होता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना -0.52% है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये हमारी वैल्यू है, इसको जब सॉल्व करेंगे हमको NaCl का अमाउंट हमको पता लग जाएगा, उतना हम जब ऐड कर देंगे हमारा सॉल्यूशन पूरा आइसोटोनिक बन जाएगा। सेकंड हमारा होता है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट। अब इसमें फॉर्मूला होता है E = 17 × लीजो। लीजो एक हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा उसके नीचे लिखी मिल जाएगी। और M हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना है वो यहाँ पर होता है। जैसे मान लो HCl या NaCl कोई भी होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और E एक्चुअल में क्या है हमारा अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, यानी कि कितना नमक हमको चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये वैल्यू लिखोगे, इनका कांस्टेंट लिखोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे, आपके पास NaCl की अमाउंट आ जाएगी कि आपको ये कितना ऐड करना है जिससे आप उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बना सकते हो। तो ये हमारे थे क्लास 1 के। अब क्लास 2 के हमारे होते हैं हाइपरटोनिक के लिए, यानी कि जब हमारा नमक ज़्यादा हो गया यानी कि 0.9% से ज़्यादा है उस टाइम पर आप पानी ऐड कर दोगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आता है वी बोले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड, यानी कि कितना वाटर आप ऐड कर रहे हो
उसकी वॉल्यूम को यहाँ निकालना होता है। तो V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111, मतलब ये इसका एक कॉन्स्टेंट है जो आपको यहाँ लिखना होगा। अब V हमारा है वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, W हमारा होता है वेट ऑफ ड्रग, यानी कि कितना ड्रग जो हमारा यूज़ कर रहे हैं उसका वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट समझ लो। और E हमारे यहाँ पर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ड्रग, यानी कि जो हमारा ड्रग है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, जो आपने यहाँ पर इससे निकाला होगा। तो बस उसको यहाँ पे लिखना है और इस पूरे को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड हमारा है स्प्रॉल मेथड। अब इसमें क्या है, जो हमारा वाइट विंसेंट मेथड है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। कैसे कर दिया, तो जो यहाँ पर ये वेट था, वेट ऑफ ड्रग था, इसको हमने इक्विवेलेंट ले लिया कितना, 0.3। अब इससे क्या होगा, V इज इक्वल टू 0.3 इंटू E इंटू 111। तो जब इसमें इसको पूरा हम वो करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाता है V इज इक्वल टू 33.33 इंटू E। तो ये हमारा एक पूरा फॉर्मूला बन जाता है जिसमें हमको यहाँ मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, मतलब सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। ये E हमारा इक्विवेलेंट वेट है जो हम यहाँ पर निकाल लेंगे इसकी मदद से, और बाकी सब हमारा सेम है। तो आई होप आपको ये मेथड पूरे समझ आ गए होंगे कि हम अपने कोई भी सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कैसे बना सकते हैं। अगर हाइपोटोनिक है तो क्लास 1 वाले, और हाइपरटोनिक है तो क्लास 2 वाले। तो अब हमारा पूरा जो आइसोटोनिक का फंडा कंप्लीट हो चुका है, और देखा जाए तो बफर हमारा एकदम कंप्लीटली हो गया। बाकी अगर बफर के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो देखो, पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया इस वाले में कि ये बफर हमारी सॉल्युबिलिटी को मतलब बढ़ा देता है, उसके पीएच को मेंटेन करके। जो हमारा कलर होता है उसको भी मेंटेन करता है, जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, मतलब मेन हमारा पीएच को ठीक कर रहा है। बाकी पीएच हमारा सब पूरे सॉल्यूशन को स्टेबल प्रोवाइड कर रहा है। बाकी पेशेंट कंफर्ट मैंने बता दिया कि जो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे कंफर्टेबल, मतलब कोई भी हम ड्रग लगाते हैं तो हमको इरिटेशन नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हम बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पीएच कंडीशन को जब मेंटेन करके रखती है, तो कोई भी ड्रग जिस पीएच में बना होता है वो उसी में अपना अच्छा इफेक्ट शो करता है, तो इसलिए ये ऑप्टिमाइज करता है। और लास्ट में क्या है, स्टडी एंड रिसर्च पर्पज के लिए, यानी कि आगे भी हमारा आगे काम आता रहता है। तो आई होप आपको ये पूरा फंडा बफर के बारे में समझ आ गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक वगैरह करके बाकी आपको बफर की डेफिनेशन कमेंट्स में लिख के बतानी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सब अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।